हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो टुडे इज़ 19 फेब। चलिए आज देखते हैं क्या है न्यूज़पेपर में। अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो एडिटोरियल पे था इन्फ्लेशन को लेके। देखिए, एक तो ना आप इन्फ्लेशन को लेके डेली का ये डेटा मत बनाइएगा, क्योंकि आपको पता है थोड़े थोड़े टाइम में रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर बार रिपोर्ट बनाएं कि आज चावल बढ़े हैं या दालें बढ़ी हैं या दालों का रेट कम हुआ है, पल्सेस का रेट बढ़ गया है, पोल्ट्री का रेट बढ़ गया है या कम हुआ है। उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में इनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। उनका बेसिक हमें ये देखना होता है कि इम्पैक्ट से होता क्या है। ठीक है, वो हम अपना सीपीआई इन्फ्लेशन पहले ही देख चुके हैं, डब्ल्यूपीआई भी देख चुके हैं, कोर इन्फ्लेशन भी देख चुके हैं। उससे ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बता देता हूँ। देखिए, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, एक तो इसमें पॉइंट वाइज लिखिएगा कि डिसइन्फ्लेशन में प्राइजेस डू नॉट फॉल। अगर आपके पास ऑप्शन आती है पेपर्स में डिसइन्फ्लेशन करके और उसके आगे मेजर्स लिखे होते हैं या कोई भी पॉइंट्स लिखे होते हैं, तो याद रखिएगा डिसइन्फ्लेशन में प्राइजेस डू नॉट फॉल, बट ये है कि दे डोंट राइज एज मच। मतलब आज सपोज करिए, अगर हमने आलू का जो एक रेट है 10 रुपये बेस प्राइस रखा हुआ है, अगर इन्फ्लेशन में वो 15-16 रुपये हो गया था, तो डिसइन्फ्लेशन में क्या होगा, वो 12 या 13 रुपये है। ये नहीं है कि डिसइन्फ्लेशन में वो 10 रुपये का 9 रुपये हो गया। अगर हम बेस प्राइस 10 रुपये देख रहे हैं, तो वो 10 का 9 नहीं हुआ है, वो 10 का 12 या 13 हो गया है। या इन्फ्लेशन में जैसे अगर वो 16-17 हो गया था, अगर सपोज जनवरी मंथ में 16-17 था और फरवरी में वो 12-13 हो गया, तो उसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाएगा। ये नहीं है कि वो प्राइजेस 10 के 9 हो गए तो उसको डिसइन्फ्लेशन किया जाएगा। तो पहले ये याद रखना, प्राइजेस आर स्टिल राइजिंग। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, प्राइजेस आर स्टिल राइजिंग, क्योंकि ऑप्शंस जब आती हैं तो ये लिखते हैं कि डिसइन्फ्लेशन में प्राइजेस फॉल्स। तो याद रखिए, प्राइजेस डू नॉट फॉल, प्राइजेस आर स्टिल राइजिंग। पेस जो उनकी है बढ़ने की, वो कम हो गई है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन फॉर द कैपिटल मार्केट। अब बॉन्ड मार्केट्स के लिए भी क्यों? क्योंकि डिसइन्फ्लेशन होने पे जो सेंट्रल बैंक है हमारा, उनको पता है कि इन्फ्लेशन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है, ताकि इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई रोकी जाए, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। डिसइन्फ्लेशन में क्या होता है कि प्राइसेस की सप्लाई को नहीं रोका जाता, क्योंकि प्राइसेस उतने नहीं बढ़ रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया जाता। तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कैपिटल मार्केट वालों के लिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा, तो लोग इन्वेस्टमेंट्स करते रहेंगे। तो इसलिए दे टेंड टू पॉजिटिवली रिएक्ट टू इट। अगर आप सपोज करिए सीपीआई इन्फ्लेशन रेट लीजिए अगस्त सितंबर अक्टूबर का, और इन्फ्लेशन रेट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 6.4 था, फिर 6.1 हुआ, फिर 5.9 हुआ मंथ वाइज। तो इसको कहेंगे डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, ये क्योंकि परसेंटेज हमारी इन्फ्लेशन की कम हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे प्राइसेस लेवल डाउन आ रहे हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है डिक्लाइन ऑफ द प्राइस लेवल। तो कभी भी अगर टर्म आती है आपके पास डिक्लाइन इन द प्राइस लेवल, और उसके बाद ऑप्शंस दी होती है डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन या जो भी, तो याद रखिए प्राइजेस लेवल अगर डिक्लाइन हो रहे हैं तो डिफ्लेशन है। मतलब अगर बेस प्राइस हमने 10 रखा था, अगर वो 8 रुपये हो गए, उसको डिप्रेशन कहेंगे, डिफ्लेशन कहेंगे, ना कि डिसइन्फ्लेशन। अगर वो 16 था तो इन्फ्लेशन, अगर वो 12 रुपये आ गया तो डिसइन्फ्लेशन। On the other hand, disinflation is the decrease of inflation. Actual price level increases under disinflation, but the rate of that increase decreases. Okay, तो under deflation जो है prices are coming down, but under disinflation inflation is coming down. और डिफ्लेशन से क्या होता है, एक तो कंज्यूमर्स कम खर्चेगा। आप ये देखिए ना, अगर आपका सपोज अगर आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका मार्केट रेट 10 रुपये था और उसका 8 रुपये हो गया है, तो एक तो बिजनेसमैन भी उसको बनाने से वो किसी और डाइवर्ज करेगा, अपनी डाइवर्सिफाई करेगा प्रोडक्ट को, क्योंकि उसको उसमें नुकसान होने लगेगा। उसके बाद कंज्यूमर्स भी उस पर कम खर्चेंगे। तो उससे क्या होता है, एक स्पाइरल प्रोसेस शुरू हो जाता है डिफ्लेशनरी का। ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल है, ये याद रखिएगा। डिफ्लेशन जो है इट लीड्स टू डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जैसे आपने देखा होगा ग्रेट डिप्रेशन टाइम पे, अगर आप सपोज करिए 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये आ गई, तो प्रोड्यूसर बनाना छोड़ देगा उस प्रोडक्ट को, मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जब वो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, तो उस प्रोडक्ट पे जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स हमने जनरेट किए होंगे, एम्प्लॉयमेंट्स खत्म होने लग जाएंगी, कंजम्पशन उसकी जो है डाउन टर्न आ जाएगी। तो इसलिए वो विशियस साइकिल बन जाती है और उससे ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है। तो कभी भी ग्रेट डिप्रेशन की बात आए, तो वो डिफ्लेशन की वजह से होता है, ना कि इन्फ्लेशन की वजह से, जब भी याद रखिएगा। क्योंकि उस टाइम हमने देखा था ग्रेट डिप्रेशन जब 1930s में हुआ था, तो डबल डिजिट डिफ्लेशन चला गया था। मतलब इतना ज़्यादा डिक्रीज इन प्राइस लेवल। याद रखिएगा, डिक्रीज इन प्राइस लेवल, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन नहीं, डिक्रीज इन प्राइस लेवल। और जब अगर हम देखें कि इन्फ्लेशन अगर जब ज़्यादा बढ़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कैश की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है इन्फ्लेशन का,
कि हमारे जो पैसे की एक बारी टर्म आई थी, तब वो पेपर में आपको बड़ा अजीब सा लगता है जब हम देखते हैं। तो याद रखिएगा, जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन। कैसे होगी? आपने सुना होगा कि आपके दादा दादी वगैरह अगर बात करते होंगे तो कहते होंगे हमारे टाइम में तो एक 10 रुपये में इतना कुछ आ जाता था। आज के टाइम में 10 रुपये में एक चिप्स का पैकेट आता है जिसमें हवा भरी होती है। तो इसका मतलब हमारे जो रुपए का नोट जब हमारे दादा दादी लेके निकलते थे, 10 रुपये का नोट, वो काफ़ी चीज़ें खरीद लाते थे। इस टाइम मतलब उस टाइम उस नोट की वैल्यू थी कि वो इतनी सारी चीज़ें ले आए। आज के टाइम में अगर हम बच्चे को 10 रुपये देते हैं तो वो कुछ नहीं लेके आ पाएगा, एक चिप्स का पैकेट लेके आ पाएगा। इसका मतलब उस नोट की वैल्यू कम हो गई है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि कई बार इन्फ्लेशन में मैंने क्वेश्चन देखा है कि इट लीड्स टू द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके बाद और हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा स्पेंडिंग्स होंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा स्पेंडिंग करते रहेंगे लोग, सेविंग्स खत्म हो जाएगी, तो इट कॉजेज हाइपर इन्फ्लेशन। और एक पेज 13 पे भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसी नोट्स में लिखा हुआ था, एक ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में था, जिसमें उन्होंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से फेसबुक एकदम से अचानक उसने ये करा वो करा। तो दैट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट उसमें ह्यूमन राइट्स वॉच आया था, तो याद रखिएगा इट इज़ एन इंटरनेशनल NGO। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरह ये भी ह्यूमन राइट्स को लेके बोलता रहता है। उस बाद एक एडिटोरियल पे हमारे पुडुचेरी के बारे में था कि वो किरण बेदी को हटा दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सब पॉलिटिक्स चल रही है, तो हमें उसमें ध्यान नहीं देना कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी किसकी नहीं। वी आर नॉट सो कंसर्न फॉर IAS। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हटा दिया, वो थोड़ा हमें देखना नहीं है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स में जो पॉलिटी में जो हम बेसिक्स में पढ़ेंगे कि कैसे क्या पावर होती है, वही हमें देखना है, उससे ज़्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे देखिएगा, जो ये अमेंडमेंट बिल आया है, गवर्नमेंट लेके आई है लोकसभा में, ये शेड्यूल कास्ट को लेके। तो इसमें क्या है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल डिमांड थी कि 7 शेड्यूल कास्ट्स हैं तमिलनाडु में, उनको एक ही कास्ट के अंडर ला दिया जाए। तो आपने बेसिकली प्रीलिम्स के लिए याद रखना देवेंद्र कुल वेलारा। देवेंद्र कुल वेलालार, अगर इससे रिलेटेड देवेंद्र कुल वेलालार आती है तो याद रखना इट इज़ रिलेटेड टू तमिलनाडु। अब उनके अंदर कौन से सबसेक्ट्स इंक्लूड होंगे, थोड़ा सा इनको लिख लीजिएगा, ताकि आप गो थ्रू करते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये कास्ट हमने सुनी थी, दे आर रिलेटेड टू तमिलनाडु। तो देवेंद्र कुलथन, कड़ैया, कलाडी, कुडुम्बम, पल्लन, पनाडी, वाथरियन। वाथरियन जरूर याद रखना, क्योंकि वाथरियन का काफ़ी टाइम से डिबेट चल रहा था, वो चाहते थे कि हम ना इसमें सबसेक्ट बने, कोई चाह रहा है हम बने, तो वाथरियन जरूर याद रखेगा। ये कम्युनिटी जो है ये रेफर करती है अपने आप को देवेंद्र कुल वेलालार, इसलिए करती है क्योंकि अपने पता होगा देवेंद्र का मतलब क्या होता है, देव इंद्र, इंद्रदेव जो वर्षा करते हैं, देवों के देव इंद्रदेव भी कहे जाते हैं, जो मतलब देवों के हेड माने जाते हैं। देवों के देव तो महादेव ही हमें पता है, बट देवों में जो राजा माने जाते हैं वो देवेंद्र माने जाते हैं, इंद्रदेव। तो ये लोग कहते हैं कि हम देव इंद्र ने ही हमें बनाया है, तो इसलिए हम देवेंद्र कुल हैं। और वेलेलार के बारे में याद रखिएगा कि जनरल टर्म है ये तमिल की। ऐसा नहीं है कि वेलेलार सिर्फ यही कम्युनिटी है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ अपने अंदर अपने आप को वेलेलार कम्युनिटी मानती हैं, और कई कास्ट हैं इनके अंदर जाती हैं। अगर इसका थोड़ा सा अगर आप वो देखेंगे, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है तो याद रखिएगा वेलेलार्स के ऊपर जब अगर कभी कोई क्वेश्चन भी आएगा तो याद रखना कि देवर एग्रीकल्चर एज अ प्रोफेशन, एग्रीकल्चरिस्ट हैं ये, और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तमिलनाडु, केरला और नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ओके। और आज एक तो एडिटोरियल पे था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का लेके, तो उसमें से ये थोड़ी सी स्टेटमेंट लिख लेना। उसमें 2020 में लिखा था कि जब हमारी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हुई थी, जब पेंडेमिक में आपने देखा होगा कि कह रहे थे कि जलंधर से तो पहाड़ दिख रहे हैं, और कोई कह रहा था कि सहारनपुर से हमें देहरादून तक दिख रहा है। तो याद रखिएगा कि ग्रीन गैस हाउस एमिशन कम हुई थी, नो डाउट, बट वर्ल्ड इज स्टिल हेडिंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग ऑफ मोर देन 3 डिग्री सेल्सियस दिस सेंचुरी। तो कई बार ऑप्शन आ रहे थे कि ड्यू टू दिस पेंडेमिक हमें ये हुआ कि हमने जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ रहा था उसको हमने कम कर दिया। तो याद रखिएगा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़रूर कम हुई थी, हमारे दिमाग में आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हुआ था, GHG बहुत कम हुई है, GHG एमिशंस कम हो गई, बहुत एनवायरनमेंट क्लीन हो गया। होने के बावजूद भी हम जो हमारे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मोर ग्लोबल वार्मिंग। ये याद रखना कि अगर ऑप्शन आ जाती है कि हम अब अपना ग्लोबल हाउस गैस एमिशंस की वजह से हमने फिर अपना ग्लोबल वार्मिंग कम कर लिया, ऐसा नहीं हुआ है। और इसमें बल्कि इन्होंने ये भी लिखा है कि जो पर कैपिटल स्टॉक ऑफ नेचुरल कैपिटल, अगर नेचुरल कैपिटल के बारे में पूछा होता है, नेचुरल कैपिटल का मतलब जो ये है, जो हमें एनवायरनमेंट हमें मुहैया कराता है, मतलब जो नेचर हमें प्रोवाइड करा रही है रिसोर्सेज या सर्विसेज, उसको कहा जाता है नेचुरल कैपिटल। ये याद रखिएगा। और वो कहते हैं कि वो भी 40% तक गिर गया इन ओवर 2 डिकेड्स। ये 2 स्टेटमेंट्स लिख लेना, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। दूसरा है कि एक तो मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट,
तो इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिए। मेकिंग जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं पेपर्स में से। तो मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट यूएन की आती है। इसमें उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है कि हम अपना सस्टेनेबल फ्यूचर कैसे बना सकें, हेल्दी प्लेनेट कैसे बना सकें। ये ना भी याद रखो तो ये ज़रूर याद रखना कि मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट यूएन की है। तो एक तो जो हमने जब हमने क्लाइमेट का सारे पढ़े थे, जितने क्लाइमेट प्रोटोकॉल्स हुए, क्योटो, ये सब हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि $100 बिलियन फंड्स उनको रिलीज़ करने डेवलप्ड कंट्रीज़ को, डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद ये हैदराबाद को ट्री सिटी स्टेटस मिला है। तो याद रखिएगा इंडिया के अंदर इसको मिला ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और ये टाइटल किसने दिए? आर्बर डे फाउंडेशन। आर्बर डे फाउंडेशन क्या है अभी हम देखते हैं, बट आप ये याद रखिएगा ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से अगर आए तो ये दो जने देते हैं। आर्बर डे फाउंडेशन मिलके किसी का देती है? यूएन की जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये ज़रूर लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं पेपर में पूछे जाते हैं। तो आर्बर डे फाउंडेशन और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अगर कॉल आ जाता है और मिस मैच करके देते हैं कि आर्बर डे के साथ या किसी और का नाम दे दिया, या यूएन के किसी के साथ किसी और का नाम दे दिया, या सिर्फ आर्बर डे फाउंडेशन के बारे में पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड जो है ये टाइटल कौन देता है? आर्बर डे फाउंडेशन विद यूएन की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये याद रखिएगा हरिता हराम प्रोग्राम अगर पूछा जाता है तो ये हैदराबाद वालों का आया था, जिसमें वो अर्बन में फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, मतलब बेसिकली पेड़ उगा रहे हैं। तो याद रखिएगा हैदराबाद ने जीता ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये टाइटल कौन देता है? आर्बर डे फाउंडेशन और यूएन की एफएओ। और हार्बर डे फाउंडेशन क्या है अभी हम देख लेते हैं वो क्या है। और ये थोड़ा ये प्लान भी याद रखिएगा, हरिता हरम प्रोग्राम, ये किसका है किसका नहीं है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ये वैसे तो देखिए हर स्टेट्स अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लेके आती रहती है, बट इस प्रोग्राम के तहत इनको ये टाइटल मिला है, तो इसलिए हमें ये प्रोग्राम देखने की ज़रूरत है। तो याद रखिएगा 1872 में एक आदमी थे मॉर्टन, उन्होंने कहा, प्रपोज किया था कि एक ट्री प्लांटिंग हॉलीडे होनी चाहिए जिसको आर्बर डे कहा गया था। ठीक है, इस दिन उन्होंने कहा था कि हम एक छुट्टी हो ऑफिस में और उस दिन लोग सिर्फ जो है ट्रीज उगाएं। तो इसलिए आर्बर डे जो फाउंडेशन है 1972 में बनाई गई थी, 100 साल पूरे होने पे आर्बर डे के। और ये नॉन प्रॉफिट में, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जाती हैं दे आर बेसिकली एनजीओज, बट फिर भी जितना हम मैक्सिमाइज कर सकें अपने कॉन्फिडेंस को उतना ज़्यादा अच्छा है। तो याद रखिएगा नॉन प्रॉफिट मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है डेडिकेटेड टू प्लांटिंग ट्रीज। ये अच्छी तरह नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़। और उसके बाद ये जो मोर रोड्स ऑन अरुणाचल प्रदेश पेज 10 पे था। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, एक तो ये याद रखिएगा इसमें से निकालने वाली चीज़ क्या थी? कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इट इज़ हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये ज़रूर याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, मुझे आज भी याद है हमारे 2009 पता नहीं 10 में प्रीलिम से पूछा गया था, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच मिनिस्ट्री। 4 मिनिस्ट्रीज दे रखी थी उस टाइम। अभी हम देखिए जनरली हम पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता चलेगा। देखो यहाँ पे देखो मैनी डिलेज के बाद लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ही ऑर्डर दिया गया था, और नीचे कहीं ना बिल्ड बाय एजेंसी सच एज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो आदमी कंफ्यूज होता ही होता है, क्योंकि कई बार ऐसे पढ़ा होता है ना, तो वहाँ पे जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो ऐसा लगता है यार ये ऐसे ऐसे पढ़ा है तो ये होम मिनिस्ट्री के अंदर ही होगी, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा था ना, द फर्स्ट वेज वॉज इनिशिएटेड इन 2005 व्हेन इट वॉज डिसाइडेड दैट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वुड कंस्ट्रक्ट दिस रोड्स एंड टू बी बिल्ड बाय द एजेंसी सच एज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस। तो अगर हम ये पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और होम मिनिस्ट्री देखा तो ये इसके अंडर ही होगी, बट ऐसा नहीं है। ये देखिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है, ये याद रखिएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय जो भी है ये बताया मैंने आपको, प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद पेज 10 पे था कि बहुत छोटा सा वो दे रखा है, तो उसमें अगर आपको न्यूज़पेपर में ना भी दिखे, पेज 10 पे सबसे डाउन साइड पे राइट साइड पे कॉलम है एक, तो याद रखिएगा अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है ये, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज। ये ज़रूर याद रखिएगा, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज जो है ये किसका मिशन है? ये है अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री का। ये अंडर किसके? स्मार्ट सिटीज़ मिशन के। 3 बातें याद रखिएगा, नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज, इट इज़ अंडर स्मार्ट सिटीज़ मिशन अंडर अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। ठीक है, इसमें ओपन कॉल, मतलब अभी तो इन्होंने 25 सिटीज़ के नेम अनाउंस किए हैं इस बार, बट इसलिए हर सिटी, हर इंडियन सिटी को इन्होंने वो करा है। इसका बेसिकली एम क्या है, ताकि जो हम अपने जब अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री का बेसिकली इसमें एम क्या है कि जब हम एक अपनी सिटी प्लान करें या कुछ भी प्लान करें, तो हमें क्या होना चाहिए कि अर्बन में, मतलब सिटीज़ में जो 5 साल से बच्चे हैं, जो नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, या ताकि अगर माँ बाप भी हैं
उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो वो उनको डर ना रहे कि हाँ, मेरा बेटा बाहर खेलने गया है, या बच्चों को भी डर ना रहे कहीं कोई उठा के ना ले जाए या कोई गाड़ी ना मार जाए या कुछ भी ना हो जाए। तो उसमें बेसिकली उनको फ़ील सेफ़ होना चाहिए ताकि वो घूम सकें, फिर सकें, बच्चों के साथ खेल सकें, ठीक है? ताकि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो याद रखिएगा नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज जो है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बॉर्डर्स और ये सब तक, और ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन में अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री में आता है। उसके बाद दिस वी हैव डिस्कस्ड मेकिंग पीस रिपोर्ट, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये इसकी है यूएन की, और हैदराबाद का हमने देख ही लिया। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये याद रखिएगा, एंड डिसइंफ्लेशन इन्फ्लेशन में देख लिया। ह्यूमन राइट्स वॉच भी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एनजीओ है ये, यूएस बेस्ड है ये, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। और जितना मैंने बताया उतने ही नोट्स बनाइएगा, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा डिफ्लेशन डिसइंफ्लेशन का सुन लीजिएगा, खाली लिखिएगा मत, सुन भी लीजिएगा जो मैंने बताया आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, एंड